सभी छात्र छात्राओं के लिए गेस प्रश्न का एक लगातार हम लोग सीरीज की शुरुआत करें मॉडल पेपर के रूप में, ताकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों की तैयारी हो और मॉडल पेपर के रूप में लेकर हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि यहां से हूबहू प्रश्न आए और आपको भी पता चले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में किस स्तर का प्रश्न आएगा। तो आप लोग जिस तरह डिमांड कर रहे हैं वो क्लासेस में आपके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। पहले साइंस का क्लास हो चुका है, फिर आपका SST मतलब कि सोशल साइंस का क्लास हो चुका है। अभी चलिए मैथ का हम लोग शुरू कर रहे हैं, और मैथ का क्लास है तो कभी भी आप क्लास को देखें मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख के और पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, सीखिएगा और साथ में आंसर देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और सभी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए संभावित है, मतलब पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप जानते हैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से किसी 50 का जवाब आपको देना है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उत्तर देंगे सही विद्यार्थी। जैसा कि मैं शुरू में ही बता दिया, एग्जाम में जैसे प्रश्न रहेगा वैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न तैयार किया गया। ध्यान से चीजें देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ये कौन सा नंबर है। यहाँ पे नंबर दिया है आपको 5 प्लस में 3√2। पूछ रहा है कौन सा नंबर है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। सही विद्यार्थी कमेंट में लिखेंगे एक और आंसर देंगे। देखिए 5 प्लस 3√2 है, ये तो परिमेय है। तो एक परिमेय मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल का जोड़ या घटाव हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये कौन सा नंबर है, चूंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल है तो इसलिए कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध भी हम लोग करते हैं, 2 अंकीय प्रश्न हो जाएगा कि सिद्ध करें कि 5 प्लस 3√2 अपरिमेय संख्या है। ये क्लियर हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, कौन प्राइम नंबर है। देख लीजिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में किस तरह प्रश्न आता है, हर एक चैप्टर का थ्योरी का रिवीजन होगा। मॉडल पेपर है 100%, मतलब कि चैप्टर 1 से लेकर रियल नंबर से लेकर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता तक का प्रश्न मिलेगा। अभाज्य संख्या सर, प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या कहता है कि कोई भी संख्या रहे तो अगर वो एक से और अपने आप से, मतलब स्वयं वो संख्या, मतलब स्वयं वो संख्या, ठीक है। तो धरती की सभी संख्याएं एक और अपने आप से कट जाएगा, कोई भी संख्या हो। लेकिन इसको छोड़कर अगर किसी भी अन्य संख्या से कोई संख्या नहीं कटे तो प्राइम नंबर होता है। कट जाए तो कंपोजिट नंबर होता है, मतलब भाज्य संख्या होता है। तो अब चेक कीजिए, अभाज्य संख्या थ्योरी क्लियर हो गया, मैथ है समझते चलिएगा कि जो संख्या एक से और अपने आप से सिर्फ कटे और किसी संख्या से नहीं कटे। अब 28 देखिए सर, एक और अपने आप से कटेगा लेकिन इसके साथ साथ 4 और 7 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य होगा। 69 देखिए, तो यहां पे भी 69 3 से कट जाएगा, पहले ही दिखाई दे रहा है। अच्छा यहां पे 71 कटेगा, 71 जो है सिर्फ एक और 71 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसलिए यही क्या है, अभाज्य संख्या है। ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। अभाज्य आप समझ चुके हैं, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछता है घुमाकर। देखिए अपरिमेय नहीं है मतलब कौन परिमेय है। देखिए दो तरह की संख्याएं, रियल नंबर किसे बोलते हैं, रियल नंबर में 2 संख्याएं आता है, एक आपका परिमेय मतलब कि रेशनल और एक इरेशनल, यही 2 संख्या है। तो कौन कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है, बाकी सभी परिमेय है, रेशनल नंबर है। तो देखिए √7 क्या है, आपका अपरिमेय है, ये हमारा आंसर होगा, नहीं होगा, पूछा अपरिमेय नहीं है। √13 भी अपरिमेय है, लेकिन √25 देखेंगे सर तो इसका वर्गमूल निकल गया, 5 आ गया, तो यही कौन संख्या है, अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, टर्मिनेटिंग यहां पे डिसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा है। देखिए शांत दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत होता है, नहीं तो अशांत होगा तो क्या होगा, आवर्ती। तो हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का, अगर उसमें परिमेय संख्या कोई भी दिया रहे उसका हर मतलब P/Q के रूप में लिखा रहता है, अंश है, ये हर है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अगर उसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत। नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती होगा। अब निकालिए, निकालने के लिए कॉमन सेंस का यूज कीजिए। 15 3 5 15, 5 तो आया लेकिन सर 3 आ गया तो ये अशांत हो गया। 160, तो 160 का तोड़ेंगे तो 4 चौका 16 गुने 10, 10 में अपना सिर्फ 2 5 आएगा और 4 चौका 16, 4 गुने 4 तो उसमें भी 2 2 आएगा, तो ये क्या हो गया, इसमें सिर्फ 2 5 आ रहा है, मतलब ऐसे निकाल लीजिएगा, नहीं कुछ समझ में आए तो 2 से निकालेंगे, 80 इस तरह निकालिएगा तो इसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा, तो यही क्या है,
शांत है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए 3 दूनी 6 होगा, 3 आ गया, इसमें भी देखिए 7 आ गया, तो इसलिए सभी क्या है, अशांत है। तो दशमलव प्रसार शांत अशांत कैसे बताएंगे, थ्योरी हमने रिवीजन किया कि हर का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का आएगा तो शांत होगा, और नहीं तो अगर 2 और 5 का अतिरिक्त कोई भी संख्या जाएगा तो अशांत आवर्ती होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF बताइए, ये आपसे कह रहा है। तो कोई भी 2 लगातार हम सम संख्या लेंगे, सम संख्या मतलब जो 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह, तो कोई भी 2 लगातार सम संख्या लेंगे तो इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। ऑप्शन सी देखिए, लगातार, ये नहीं कि हम 2 ले लिए और 10 ले लिए, 4 ले लिए और 16 ले लिए, ऐसे नहीं, लगातार सम संख्या कोई भी लेंगे, 100 ले ले, 102 ले लेंगे, तभी क्या आएगा, हमारा 2 ही आएगा। तो लगातार 2 सम संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है, 2 होता है। क्लियर, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि देखिए हर एक चैप्टर से प्रश्न मिल रहा है, अभी हमारा रियल नंबर से मिला, अब देखिए दूसरा चैप्टर, तीसरा, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट का आपका आज रिवीजन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अंत तक मैथ है, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है अगर कोई विद्यार्थी अच्छा से समझते चल रहा है, जैसे मैं समझा रहा हूं, तो आसानी से 100 में 100 स्कोर आता है। अगर थोड़ा भी लापरवाही कीजिएगा तो सबसे अधिक विद्यार्थी मैथ में ही फेल करते हैं। तो मैथ का ये दोनों सच्चाई है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना दिया है, कह रहा है इसके शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे अल्फा बीटा, तो इसका मान पूछ रहा है। अब 2 तरीका, एक तो पूरा ये हल करके निकालिए शून्यक और यहाँ पे मान रखे, और दूसरा तरीका क्या कहता है कि जब हमको शून्यक का योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला मालूम हो तो यहाँ पे अल्फा बीटा लघुत्तम ले लेंगे, इसका ऊपर हमारा हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब देख रहे हैं ना, फॉर्मूला बैठ गया, ये हो गया शून्यक का योग, ऊपर देखिए शून्यक का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात वही है। तो शून्यक का योग क्या कहता है, माइनस बी बटा ए फॉर्मूला, और ये हो गया शून्यक का गुणनफल, ये क्या फॉर्मूला कहता है, सी बटा ए से ए कैंसिल, क्या मिल गया, माइनस बी बटा सी। तो इतना दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी ये प्रश्न आए, पूछेगा हमेशा, हर साल पूछता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताइए, तो इतना बराबर समझिएगा माइनस बी बटा सी। तो 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक तो शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, दूसरा शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, और तीसरा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी। ठीक, अब देखिए माइनस बी बट्टा सी, तो माइनस तो ये फार्मूला का है रहेगा। बी क्या होता है सर, तो जो एक्स का गुणांक हो, मतलब एक्स के पहले हो, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। सी क्या होता है, जो कांस्टेंट है, क्या है सर, -2 है, मतलब 1/2। ठीक, क्लियर हो गया, अर्थात कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं कि नहीं, मेरे बात को ध्यान से समझते चलिएगा। और जिस भी प्रश्न पे डाउट है, जब क्लास खत्म होगा तो फिर से इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि देखिए अब एपी से प्रश्न मिल गया, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी है तो इसका पदांतर मतलब इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो एपी का nवां पद मतलब कि an अंतिम पद क्या है, an प्लस बी है। ठीक, अब देखिए इसका पहला पद हम लोग निकालें तो n के जगह पर 1 करेंगे तो 1 से किसी संख्या में गुना करेंगे a ही रहेगा, और यहां पे a प्लस बी हमारा हो गया। दूसरा पद निकालें तो 2 से यहां पे गुना कर देंगे तो 2a प्लस बी। अब जब एपी का 2 पद मालूम हो तो पदांतर मतलब डी पूछे तो डी क्या कहता है, दूसरा में से पहला घटा लीजिए, कोई भी मतलब कि a3 माइनस a2 कर लीजिए, a7 माइनस a6 कर लीजिए। तो a2 मिल गया हमारा कितना सर, तो 2a प्लस बी मिल गया, और इसमें से हम घटा लेंगे a प्लस बी। तो जैसे ही यहाँ पे घटाएंगे तो इसको a माइनस इसका भी कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा, मतलब घटा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको माइनस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कैंसिल, क्या बचेगा, 2a में से 1a बचा, कितना मतलब चला गया तो क्या बचा, 1a सिर्फ बचा, तो यहाँ पे 1a बचेगा। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कितना होगा, मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो सिर्फ ए ही ना बचेगा, बी से बी कैंसिल, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पे देखिए निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न मिल गया, भुज क्या है, तो इससे खूब प्रश्न आएगा। किसी भी संख्या का निर्देशांक हम लोग एक्स वाई टर्म में लिखते हैं, तो एक्स को हम लोग बोलते हैं भुज, ये रट के रखिए, और वाई को बोलते हैं कोटि। अब कोई आपसे कहे कि 4 7 में बताइए भुज, तो कहेगा सर एक्स वाला 4 भुज है, कोटि है। तो इसमें बताइए भुज कोटि, तो ये 6 क्या है, भुज है, -5 क्या है, कोटि है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 8 नंबर प्रश्न का। क्लियर हो गया,
आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि बिंदु इतना स्थित है, ये भी क्वाड्रेट ज्योमेट्री से प्रश्न है आपका, निर्देशांक ज्यामिति से, और कह रहा है किस पाद में है। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट अर्थात की पाद। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा होता है प्रथम पाद, ये द्वितीय, ये अपना तृतीय, ये चतुर्थ होता है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये बिल्कुल सही है। अब प्रथम पाद का साइन तो प्लस प्लस, ये रट जाइएगा, इससे भी एक अंक फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। द्वितीय पाद का साइन क्या होता है, तो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, तृतीय पाद का साइन तो माइनस माइनस, चतुर्थ पाद का तो प्लस और माइनस, यही साइन होता है हमारा। क्लियर है। चलिए अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, कह रहे कि किस पाद में है, तो साइन देखिए प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम पाद में है। यहीं पे प्लस माइनस करता तो चतुर्थ, माइनस माइनस तृतीय, माइनस प्लस तो द्वितीय। क्लियर हो गया, मैंने चारों लिखा दिया। एक एक कॉन्सेप्ट बेसिक के साथ मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूं ताकि एग्जाम में किसी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए अगर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आप, तो सभी जगह से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह कहीं पे भी आप ER करियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्लास का अपडेट आएगा, PDF नोट्स वगैरह वहीं पे आपको मिलेगा, और हर एक क्लास का अपडेट वगैरह, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो भी क्लास आता है क्लासेस करते रहिए, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। ध्यान से सीखिएगा पेन कॉपी लेकर। कह रहा है कि x बराबर a है, मतलब x का मान a का मान बराबर ही है, बात एक है, y बराबर b है, तो इसका हल कीजिए और a और b का मान बताइए। तो इसको हल करने के लिए कई विधि हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन, ग्राफीय, किसी विधि से हल कर दीजिए। आसानी से विलोपन विधि से हल हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 को जोड़ दीजिए तो 2x, और यहां पे कैंसिल, 4 और 2 सर 6, तो x बराबर 6/2 मतलब कि 3। तो x हमारा मिल गया 3। अब y का मान, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी भी समीकरण में रख देंगे y का मान निकल जाएगा। जैसे मैं समीकरण 2 में ही रखूं तो 3 + y बराबर 4, या y बराबर सर 4 - 3 बराबर 1, मतलब कि x हमारा 3 आ गया और y हमारा 1 आ गया। तो x बराबर 3 और 1 हो गया, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 10 नंबर प्रश्न का। क्लियर हो गया कि नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट सीखते चलिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि समीकरण इतना के मूल की प्रकृति, अब चला गया चैप्टर, किस चैप्टर में प्रश्न, चौथा चैप्टर में। मूल की प्रकृति बतलाने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनांट अर्थात कि विवेचक विविक्तर का मान निकालते हैं। और डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, तो b अपना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4a और गुने में 4, 2 दूनी 4 और -4 चौका 16, मतलब कि माइनस में आ गया 12। तो जब भी d का मान निकालेंगे और अगर मान लीजिए हल करते 0 आता, तब हम कहते मूल जो है वास्तविक है और अपना कितना है, समान है। और d का मान जब भी 0 से बड़ा आ जाए, मतलब पॉजिटिव में कुछ आए, तब हम कहते हैं मूल जो है वो वास्तविक और असमान होंगे। और जब भी d का मान 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, तो मूल अवास्तविक है, नॉट रियल। ठीक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चीजें समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहां पे देखिए, कह रहा है प्रश्न आपसे कि इसके बीच की दूरी बतलाइए, मतलब डिस्टेंस फार्मूला का यूज किए करके आपको निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस सारा मैथ में फार्मूला, ऑब्जेक्टिव में खेल है, फार्मूला याद है, क्वेश्चन में मान दिया रहेगा, बैठाकर आंसर निकाल लेंगे। अब x2, तो ये हमारा x2 है, ये x1 है, हमने मान रख दिया, y2 और यहाँ पे y1। कहेंगे सर प्लस क्यों कर दिए, तो एक फार्मूला का माइनस था और यहाँ पे माइनस था। 10th के विद्यार्थी इतना अपने को मालूम है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो -2, और 3 1 अपना 4 का होल स्क्वायर, इतना बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस और 16, 16 4 20, 4 5 20, 4 का 2 रूट 5 इकाई, 2 रूट 5 इकाई, सारा खेल फार्मूला का था। क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, चीजें समझते चलिएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, काफी शानदार सा प्रश्न है, 2 अंक में भी पूछा जा सकता है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि बिंदु दिया है, करें इसको मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु से इसका दूरी। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यहां पे मैं समझा दे रहा हूं। ये मान लीजिए हमारा बिंदु ए है, ये मान लीजिए हमारा बिंदु बी है, और ये हमारा सी है। ए का निर्देशांक आपको दे दिया 4 10,
बी का भी दे दिया 2 2, सी का दे दिया 0 2। अब कह रहा है कि 0 2 का दूरी बतलाइए, लेकिन किस बिंदु से, ए से, बी से नहीं। कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, जो ये रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए पी है, तो इससे मतलब दो फार्मूला का यूज करा दिया आपसे। एक मध्य बिंदु का फार्मूला, तो मध्य बिंदु का फार्मूला लिख कर याद कर जाइए, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2। तो इससे मध्य बिंदु निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो यहां पे देखिए 4 प्लस 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे सर 3, क्लियर। 10 प्लस 2 12, 12 में 2 से भाग देंगे 6। मतलब अब आपको क्लियर हो गया, ये इसके और इसके बीच की दूरी पूछा है। प्रश्न पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, मैं सीधे सीधे बैठा दे रहा हूं। ऊपर हम लोग फॉर्मूला लिखे थे x2 माइनस x1, ठीक, प्लस y2 माइनस y1। क्लियर, आप समझ रहे हैं मेरे बात को। अब 0 में से 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16, और यहां पे देखिए 16 और 9 25, 25 का मतलब सर 5, तो क्या हो जाएगा 5 इकाई। क्लियर हो गया। ये 2 अंकीय प्रश्न में भी बन सकता है, तो वहां पे विस्तार से चीजें आपको बस यही बात बता देना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक, मतलब ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है, तो इसके केंद्रक सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताना है, केंद्रक का निर्देशांक। तो केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला, बस फॉर्मूला का सारा खेल है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, बस ये फार्मूला है। अब x1 सर 2 है तो 2 रहेगा, ये 0 है तो 0 जोड़ेंगे 2 रहा, ये 4 जोड़ देंगे तो 4 2 6, और 3 से भाग दे देंगे तो 3 दूनी में 6, ठीक। यहां पे देखिए 4 और 6 10, 10 में से 1 घट जाएगा, माइनस में है तो 9, और 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिरिका में 9। ऑप्शन बी सही उत्तर है, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि बिंदु इतना और इतना संरेख हो तो, अब संरेख है बिंदु, तो संरेख का मतलब क्या कह रहा है, अब देखिए यहां पे क्लियर। संरेख का मतलब होता है कि त्रिभुज इससे जो बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। मतलब कि कोऑर्डिनेट हम लोग जो ज्योमेट्री है आपका, उसमें जो निर्देशांक जब इसमें पढ़ते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल का फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ये जो बड़ा सा फॉर्मूला है, प्लस में x2 सॉरी इंटू y3 माइनस y1, प्लस में आपका x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फार्मूला है। तो ये जब ये कह दिया यहाँ पे ना कि संरेख है, मतलब इसे एक ही रेखा में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो ये गुना में है तो इधर भाग में आ गया, इतना बराबर 0 हो गया। अब मान बैठाइए x1 कितना है हमारा 1 है, y2 कितना है सर, तो y2 0 है। अच्छा y3 तो अपना b है, तो मैंने मान रख दिया। x2 0 है, तो x2 जैसे ही 0 होगा, आगे यहाँ पे y3 तो b है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, y1। और यहाँ पे देखिए x3 कितना है सर, तो x3 1 है, और a है अपना, यहाँ पे a है, और यहाँ पे y1 कितना है, तो y1 अपना 2 है, और y2 कितना है सर 0 है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो 1 में माइनस b से गुना करेंगे, माइनस b, ये तो पूरा टर्म ही 0 कर देगा गुना करके, और यहाँ पे 2a बराबर 0, या 2a बराबर माइनस b है तो इधर प्लस b। देखिए आसानी से बन गया कि नहीं, ऑप्शन सी पे मिल गया। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं, फॉर्मूला याद है, 10th के परीक्षार्थी हैं, गुना भाग करने आता है, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप निकाल लेंगे। क्लियर हुआ, 2-3 बार देख लीजिएगा जिस भी प्रश्न पे डाउट हो, क्योंकि सारा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए संभावित प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन किसका है, तो यही तो है थेल्स प्रमेय। थेल्स महोदय क्या बताते हैं कि दो समान कोणिक त्रिभुज उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होगा, तो ये थेल्स प्रमेय है। चलिए सीधे सीधे प्रमेय पूछ लिया, करे कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, सीधे सीधे कथन पूछ रहा है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आपसे कि त्रिभुज एबीसी, यहां पे समझिए, त्रिभुज जो है आपका एबीसी और सनरूप है त्रिभुज डीईएफ के, और बीसी दिया है 3, ईएफ दिया है 4। अच्छा एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 54,
तो DEF का मान ले रहे हैं x है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, मतलब कि 54 और इसका अनुपात निकाल लेंगे बटा में x, तो ये जो इसके संगत भुजा का अनुपात होगा इसके वर्ग के बराबर होता है। मतलब किसी भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे बन जाएगा प्रश्न 54 बटे में x और 3 का 9 और 16। अब मान बैठा दीजिए, या x बराबर सर 16 गुने में 54 और बटे में 9, 9 छक 54 और 16, यहाँ पे 16 और छक तो 36 और 6 36 और 96। ऑप्शन बी सही उत्तर है 18 नंबर प्रश्न का। क्लियर हो गया, 16 छक 96। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी अगर समरूप त्रिभुज रहे तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु दिया रहे तो स्पर्श रेखा पहले समझने योग्य बात है कि क्या होता है। देखिए स्पर्श रेखा वही होता है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर ही स्पर्श करे। अब वृत्त के अंदर दिया है तो आप रेखा की बात हो रहा है, तो जैसे ही आप रेखा खींचेंगे इस तरह देखिए ये दो जगह पे स्पर्श कर दिया तो ये आपका छेदक रेखा हो गया। तो इसीलिए वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उस पर एक भी स्पर्श रेखा उस बिंदु से नहीं खींच सकते। मतलब स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 0, नहीं खींच सकते हैं। अच्छा वहीं बाहर बिंदु रहे तो इससे हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई समान होता है। वृत्त पर बिंदु रहे तो 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये 3 प्रश्न बन सकता है। अब 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आपसे कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे। तो ऐसा प्रश्न समझिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। अब ध्यान से समझ लीजिए कैसे आपको बनाना है। बस ऐसा जब भी प्रश्न आए जो त्रिभुज दिया रहे बना दीजिए। जैसे ABC दिया है मैंने बना दिया, DEF दिया है वो भी मैंने बना दिया। अब देखिए क्या कर रहा है, AB बट्टा D, तो ऐसे टिक कर लीजिएगा AB बट्टा DE। ठीक, मैं देखिए कितना आसान तरीका बता रहा हूं। BC बट्टा EF तो BC बट्टा EF। अब देख लीजिए दोनों का बीच का कोण, तो यहाँ पे इसके बीच का कोण क्या बन रहा है, B, और इसके बीच का कोण E बन रहा है। तो मतलब कोण B बराबर कोण E होगा, तभी तो SAS नियम से कहेंगे समरूप होगा। तो देखिए कहां पे दिया है, ऑप्शन डी पे न दिया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो आज मैं आपको 20 प्रश्न सिखाया, 20 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। जिस भी प्रश्न पे डाउट होगा फिर से देखकर चीजें सीख लीजिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे तो इसमें पूरा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, नया मॉडल पेपर तैयार किया गया। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और किस विषय का क्लास चाहते हैं, अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस विषय का क्लास चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बाकी जानकारी के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल कुछ भी आप यूज करते होंगे वहां पर इस चैनल का नाम सब्सक्राइब कर ज्वाइन हो जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।